खमागणी, मेरा नाम संतोष है। स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट इंजीनियरिंग। हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं। बट ये क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या है, या फिर जिसे हम जियो इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ये क्या है? ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्लाइमेट में या जियोलॉजी में या जियोग्राफी में कैसे आ रहा है? क्या करेगा ये, और क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट डज इट डू एंड व्हाई इट इज़ नॉट इनटू द इम्प्लीमेंटेशन येट? इन सब के बारे में बात करेंगे हम, बट थोड़ा सा पहले समझते हैं हुआ क्या है। देखो, यूनेस्को ने ना अपनी सबसे पहली रिपोर्ट ये एथिक्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग पे पब्लिश करी है। अब ये रिपोर्ट का टॉपिक खुद को सुनते ही लगता होगा कि यार, क्या ये ऐसा टॉपिक है जिसके एथिक्स पे बात करी जा सकती है? हम क्लाइमेट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही होगा, उसमें एथिक्स लाने की कहाँ बात हो गई है? बात है, जब आप समझोगे क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या होता है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें यूनेस्को ने रिपोर्ट पब्लिश क्यों करनी पड़ी है और इसमें इतनी डिबेट क्यों है। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग मतलब कि हम कोई मैकेनिक लगाना, बोलते हैं ना इंजीनियर है क्या? अगर हम कुछ मैकेनिक लगा रहे हैं, हम कुछ मैकेनिज्म लगा रहे हैं उसका कुछ सोल्यूशन करने के लिए, तो क्लाइमेट के साथ अगर हम इसे लिंक कर दें, अगर हम क्लाइमेट में इंजीनियरिंग डाल दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं डायरेक्टली। क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इंटरवीन करने का मतलब क्या हुआ? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। जनरली जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट हम ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन की बात करते हैं, हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करना है, हम ये सब चीज़ें बात करते हैं। बट क्लाइमेट इंजीनियरिंग डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है, बट नॉट बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये जो पूरी लड़ाई चल रही है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड स्टेट्स की कि तुमने किया, तुम करो, अब तुम सारे सस्टेनेबल लेके आओ, ग्रीन एनर्जी लेके आओ, ठीक है, ये उसकी बात ही नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है छोड़ दो, तुम लड़ाई करो ही मत। तुमको क्या करना है? तुमको ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करना है ना, तो लो, मैं तुमको ये टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, इससे तुम अपना ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे सीधे क्लाइमेट सिस्टम के अंदर ही इंटरवीन कर रहा हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट? यू विल गेट माई पॉइंट इफ यू हैव नॉट, जस्ट स्टे विद मी फॉर 5-10 मिनट्स। तो ये क्या कर रहा है ना कि ये अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम, पहले तो ये बात कर लें अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम क्या है। अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम मतलब अर्थ का टेम्परेचर, जो सोलर इंसोलेशन आ रही है, हीट बजट आ रहा है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस वापस जा रही हैं, और अब क्लाइमेट सिस्टम के अंदर तो ये भी आ गया है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, इमिट नहीं होने देती है। और ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लाइमेट सिस्टम यही हुआ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को लेके। तो इन सबको काउंटर करने के लिए ये जो मैकेनिज्म है ना, सोलर इंसोलेशन कितनी गिर रही है, या फिर लॉन्ग वेव रेडिएशंस पूरी एब्जॉर्ब हो गई है या फिर रीमिट हो गई है, इस हीट बजट को मेंटेन करना, या फिर जो हमारी ग्रीन हाउस या जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, अगर हम इसको हटा दें तो शायद हमारा ये जो हम बात कर रहे थे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हीट बजट इम्बैलेंस हो रहा है। अगर हम इन सबको हटा दें तो मतलब कि हाँ ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे, हम इंडस्ट्रीज को नहीं बोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज पे ये बात नहीं आ रही है, ये बात गवर्नमेंट्स पे नहीं आ रही है कि तुम रिड्यूस करो क्या, कि तुम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओ क्या, ये बात ही नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि भाई तुमको 500 मेगा टन का कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना है, तुम करो। अब हम वो टेक्नोलॉजी लाएंगे कि हम इस 500 मेगा टन को किस तरीके से अब्जॉर्व कर लें, रिड्यूस कर लें, अर्थ के एटमॉस्फेयर में से बाहर निकाल के फेंक दें, या फिर हम ना भी फेंक पाए तो हम कैसे इसके इम्पैक्ट को इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू रिड्यूस कर दें। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो ये टेक्निक क्या होती है, ये जो इंजीनियरिंग है, ये कहाँ पे इंटरवीन करते हैं? इंटरवीन करते हैं ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। ओके, ग्रेट। हम कभी कभी आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन की बात सुनी होगी आपने, जैसे कि फॉरेस्ट जो होते हैं, जो सॉइल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है। जैसे ओशियंस हैं, ओशन जो है वो 90% तक की एंथ्रोपोजेनिक हीट कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करता है, उससे उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है। बट ये बात कर रहा है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दो, मतलब कुछ टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है। या फिर ये बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी मिल रही है अर्थ को, उसको पहुंचने ही मत दो,
जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं उसको अर्थ तक पहुंचने ही मत दो, तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही इसको ब्लॉक करके स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर दो। तो अर्थ के अभी जो एनर्जी है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है। इंटरेस्टिंग ना, कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब दो मेथड इन्होंने बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल का, मतलब कि एटमॉस्फेयर से रिमूव करना, या फिर सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशंस, मतलब कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं या जो अर्थ से वापस इमिट होती हुई लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, इनको क्या करना है, इनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, इंटरवीन करना है। अच्छा, इस चीज़ को सोलर जियो इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब होगा कैसे उसको देखो, पर उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। हम 3 फरवरी को शाम को 5 बजे ज्योग्राफी ऑप्शनल की करंट अफेयर स्पेसिफिक वर्कशॉप रख रहे हैं। जैसे कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे कि हम लैंडस्लाइड का टॉपिक करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज का टॉपिक करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि हम साइक्लोन्स की बात करते हैं। तो ये जो हमें करंट में डे टू डे में डिफॉरेस्टेशन की, सॉइल इरोजन की जो न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, इसे हमारे स्टैटिक पोर्शन के साथ कैसे लिंक करना है, आंसर राइटिंग में कैसे इंक्लूड करना है, और कैसे हमारे अटेम्प्ट को मिनिमम करके मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। नाउ ये बहुत कंफ्यूजिंग एंड डिलीमा रहता है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि कैसे लिंक करना है, कहाँ पे लिखना है, क्या करना है। तो ये वर्कशॉप आपकी इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगी। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है, प्लीज़ डू रजिस्टर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स दी गई हैं, लिंक दिया गया है। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, ताकि इस स्पेसिफिक टॉपिक से लेके या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल को इन जनरल लेके आपके कोई भी अगर क्वेरीज, क्वेश्चंस, मिथ्स हैं, इन सब को डिबंक करा जाएगा हम इस वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखो क्या क्या तरीके हैं। ये इन शॉर्ट एक स्क्रीनशॉट है कि क्या तरीके हैं क्लाइमेट इंजीनियरिंग के। पहला ये बोल रहा है कि हम ना जो लो क्लाउड्स हैं उनकी रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज कर दें। हमें पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के क्लाउड्स हैं, अगर आपने कभी एरोप्लेन से गए हो, नीचे क्लाउड्स अगर आपने देखा है, तो जो एक बिल्कुल वाइट क्लाउड्स होते हैं, और अगर आपका एरोप्लेन इनके ऊपर फ्लाई कर रहा है ना, देन यू विल रियलाइज कि यू कांट इवन लुक एट द क्लाउड्स। वो बहुत ऊपर से वाइट दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सीधा आने वाली सोलर जो इंसोलेशन है इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं इसके अंदर, जो आइस पार्टिकल्स होते हैं, वो सीधा का सीधा इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लो क्लाउड्स की रिफ्लेक्टिविटी है, इसको इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करेंगे, इसके अंदर हम कुछ सॉल्ट, जो सी सॉल्ट है, उसको स्प्रे करेंगे। इसकी वजह से इसमें पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और जो सोलर रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। सेकेंड ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो थिनिंग ऑफ हाई क्लाउड, थिनिंग ऑफ हाई क्लाउड, जैसे कि जो हमारे सीरियस क्लाउड्स हैं, जो सबसे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, उनकी थिनिंग करना। ये क्या करते हैं, जो सीरियस क्लाउड्स होते हैं, हमें पता है कि 3 तरह के क्लाउड्स होते हैं हमारे, तो क्यूमुलस हो गया, स्ट्रेटस हो गया है, एंड हमारे सीरियस क्लाउड्स हो गए जो हाई एल्टीट्यूड के क्लाउड्स होते हैं। ये जो हाई एल्टीट्यूड के बहुत पतले क्लाउड्स होते हैं, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है ना, इनको जाने नहीं देती है, ये इसको अब्जॉर्व कर लेती है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको हटाओ, इसकी थिनिंग करो, यहाँ पे इनको बहुत इतना पतला कर दो कि ये यहाँ पे इसको रोक ही ना पाए, इस रिटेन हीट को रिटेन ही ना कर पाए, क्योंकि क्लाउड जो है ना वो एज ए ब्लैंकेट एक्ट करते हैं, ठीक है, एज ए ब्लैंकेट रखते हैं कि वो हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो दिस इज सेकेंड मेथड। उनका चलो ठीक है भाई। थर्ड ये बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ना एरोसोल्स इंक्रीज कर दो। जब आपने हीट बजट पढ़ा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि जो सोलर इंसोलेशन हमारे पास है, वो एरोसोल से टकरा के रिफ्लेक्ट, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। स्कैटरिंग में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर इतने ज़्यादा एरोसोल्स की डाल दो कि वो आने वाले सोलर इंसोलेशन को स्कैटर कर दे और उसको रिफ्लेक्ट कर दे, उसको अर्थ की सरफेस तक पहुंचने ही ना दे। अब इसकी डेंजरस इम्पैक्ट जो है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले हम जो टेक्निक्स हैं सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। थर्ड ये बोल रहा है कि जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे भी कुछ इस तरह के रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स लगाए जाएं कि वहाँ पे आने वाली सोलर इंसोलेशन एब्जॉर्व ना हो बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर ये बोल रहा है कि जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स भी इस तरह के लगाए जाएं कि उसके अंदर सोलर इंसोलेशन एब्जॉर्प्शन ना हो बल्कि रिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम या तो हम सोलर को आने ही नहीं देंगे, या फिर अगर आ गई है तो हम उसे रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल लॉन्ग वेव रेडिएशंस को बाहर निकाल रहे हैं अर्थ से। मतलब हम हीट बजट का जो परसेंटेज है उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
या फिर हम अफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेटर की तरह वर्क करते हैं। या फिर ये बोल रहा है कि जो बायोमास एनर्जी है उसको बनाई जाए ताकि वो CO2 को कैप्चर करे, क्योंकि CO2 को कैप्चर करके ही बायोमास एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है भाई, ओके। फिर बोल रहा है कि ओशन फर्टिलाइजेशन। भाई ओशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओशन फर्टिलाइजेशन होता है कि ओशन के अंदर कार्बन एब्जॉर्ब प्लैंक्टन्स की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करना। इसकी वजह से एक तो यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज होगी, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये एब्जॉर्ब करके रखेगा। रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज होगी सोलर रेडिएशंस की, यहाँ से ये इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है इसको ये प्लैंक्टन एब्जॉर्ब करके रखेगा, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्टिविटी में यूज होगा। ठीक है। माइक्रो बबल, बाकी बोल रहा है ये ओशंस के अंदर माइक्रो बबल इंक्रीज करे जाएं, क्योंकि ये जो बबल्स होते हैं, माइक्रो बबल्स होते हैं, ये भी सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अनदर मेथड ऑफ दिस। सो यू सी व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली, क्लाइमेट इंजीनियरिंग में हम बात कर रहे हैं कि या तो सोलर रेडिएशन को आने मत दो, और आ गया है तो उसको एब्जॉर्ब मत होने दो, उसको सीधा ही स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर दो। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है सोलर जियो इंजीनियरिंग का। सोलर जियो इंजीनियरिंग के अंदर लगभग 6 इस तरह के मेथड दिए गए हैं, जिसके अंदर जो हमारी सनलाइट है इसको रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट आप समझते हो ना कि अर्थ ये किसी भी सरफेस पर गिरेगा तो ये टकरा के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मतलब ऑपोजिट नहीं सॉरी, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड ये बताते हैं कि हम स्पेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बोल रहा है अर्थ के स्पेस में सोलर रेडिएशंस को आने ही मत दो, मतलब अर्थ के बाहर ही इस तरह के जायंट मिरर्स, बड़े बड़े कांच लगा दिए जाएं, मिरर्स लगा दिए जाएं। और ये जो मिरर है लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर एल्टीट्यूड पे ये रोटेट करेंगे, और ये सूर्य से आने वाली किरणों को धरती तक पहुंचने नहीं देंगे, और ये यहीं से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो कुछ परसेंटेज सोलर का वही रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि हम स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन करेंगे, जो हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे किसी तरह का एक एरोसोल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर के पास में इंजेक्ट करा जाएगा, जिसकी वजह से भी ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा। जो सोलर रेडिएशन इससे बच के आ गई है वो जो नीचे आएंगी वो यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पे रहेगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पे ये बोल रहा है क्लाउड थिनिंग, मतलब कि जो सीरियस क्लाउड्स हैं उनको बिल्कुल हटा दिया जाए किसी मैकेनिज्म से, किसी इंजीनियरिंग से, ताकि जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस आ रही हैं वो यहाँ पे रुके ना और वो सीधी बाहर स्पेस में चली जाए। ठीक है। चौथा इन्होंने बोला कि जो हाई एल्बिडो क्रॉप्स या फिर जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरीके से बनाया जाए, जैसे कि डेजर्ट एरिया है उसको भी इस तरीके से बनाया जाए, बिल्डिंग्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाए कि वो हाई एल्बिडो करे। एल्बिडो का मतलब क्या है कि सोलर रिफ्लेक्टिविटी उसकी इतनी ज़्यादा हो, जैसे कि आइस है, आइस की सोलर रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्लाउड्स है इनकी सोलर रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको भी इतना सोलर रिफ्लेक्टिव बनाया जाए। यहाँ पे शाइनर क्रॉप्स लगाए जाएं बिल्डिंग्स में, जैसे कि और भी ज़्यादा कुछ शाइनिंग कंपोनेंट्स लगाए जाएं कि वो सोलर की आने वाली सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह के मेथड्स हैं, जैसे कि मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग भी है, जैसे कि क्लाउड के ऊपर, जैसे मैंने अभी बात करी कि सी सॉल्ट को स्प्रे करना ताकि क्लाउड और भी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव करना स्टार्ट हो जाए। ओशन के अंदर भी इस तरह के मिरर्स लगाना कि ओशन की सरफेस एब्जॉर्ब ना करके उसको रिफ्लेक्ट करने लग जाए। तो बेसिकली काम क्या कर रहे हैं हम कि भाई अर्थ पे आने ही मत दो सोलर इंसुलेशन को। अब थोड़ा सा ना अपना बेसिक जियोग्राफी लगाओ यहाँ पे, इसके इम्पैक्ट सोचो। हम जो ये बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग की, जनरली जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एरोसोल को स्प्रे करने की, या फिर हम बात कर रहे हैं स्पेस मिरर्स की, इनका इनका कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। हमारी धरती पे जो जो लाइफ चलती है, जो एनर्जी अर्थ को मिलती है वो सूरज से मिलती है। अगर सूरज की किरणें अगर आ ही नहीं पाएंगी तो क्या पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, क्या क्रॉप्स ग्रो करेंगी, क्या जो हमारा फ्लोरा फोना, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, क्या वो प्रॉस्पर बनेंगे, क्या क्या वो अपनी प्रोडक्टिविटी रख पाएंगे, क्या हम ह्यूमंस रह पाएंगे? सर्दी के दिनों में कोहरे में अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन सूरज की किरणें हमें मिलती नहीं है, देन वी बिकम वेरी रेस्टलेस, हमें लगता है कि बिना सूरज के जान ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप रिफ्लेक्टिव करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, और अगर हम स्पेस में इतने ज़्यादा एरोसोल्स डाल देंगे, और ऑलरेडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज है, इन एरोसोल्स पे क्लाउड फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, और भी ज़्यादा डिजास्टर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा।
तो बेसिकली बात क्या है ना कि ये सारी चीज़ें अभी तक सिर्फ बातों के अंदर हैं। इस पे एक तो मूवीज़ भी बनी हुई हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो उस आगे फ्यूचर एक यूरोपियन वर्ल्ड दिखाते हैं जिसके अंदर अर्थ का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो चुका था कि दे हैड टू गो विद द स्पेस बेस्ड मिरर, कि अर्थ के चारों तरफ इस तरह के मिरर्स लगा दिए गए थे कि वो सूर्य की किरणों को आने ही नहीं देते, कि आर्टिफिशियल लाइट अर्थ में फिर बाद में प्रोडक्टिविटी के लिए बनाई गई थी। बट उसमें कुछ डिजास्टर होता है कि कुछ मिरर्स डिफंक्ट हो गए, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनसे फिर सूर्य की किरणें जब आती है तो सडनली टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड एवरीथिंग। इट वाज अ डिजास्टर, इट वाज अ साई-फाई मूवी, बट द पॉइंट इज दीज आर येट ओनली एंड ओनली इन द टॉक। अभी तक इनमें कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है, ये सिर्फ छोटे पैमाने पे एक्सपेरिमेंटल तौर पे इनको कहीं करा गया है। और ये देखो दो तरह, अगेन हम बात कर रहे हैं सोलर इंजीनियरिंग में दो तरह की चीज़ों की, या तो शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब जो सूर्य से आने वाली सीधी किरणें हैं, या फिर लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो अर्थ को एब्जॉर्ब होने के बाद में जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशंस निकलती हैं, इनको सूर्य से या तो आने मत दो, और अगर आ गई है तो फिर उसे रोको मत और उसे सीधा जाने दो। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला तो है ये कि नेचुरल प्रोसेस को मिमिक करता है, कि मतलब आप इस तरह का क्लाइमेट इंजीनियरिंग का वो कॉन्सेप्ट चलाओ तो आपका क्लाइमेट चेंज टेकल हो जाएगा। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है ना कि उसके बाद हम अगर इस तरह की कोई चेंजेस हम लेके आते हैं तो हम ह्यूमंस का बड़ा टेंडेंसी होता है कि अरे अब तो अब तो ऐसे हो रहा है तो अपना जी भर के आराम से अम, जितना ग्लोबल ग्रीन हाउसेज इमिट करनी है उतनी ग्रीन हाउसेज इमिट करो। बट इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम टू ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो कार्बन इमिशन होगा इस तरीके से रिड्यूस करने में, इट्स गोइंग टू टेक वे मोर टाइम टू गेट अर्थ टेम्परेचर टू सस्टेनेबल लेवल। रीजनल इम्प्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंस है कि कुछ टेक्निक्स कुछ कंट्रीज तो लेके आ सकती हैं रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे आप कहीं कहीं पे डिजास्टर्स को रोकने के लिए ला सकते हो, बट इसको ग्लोबल लेवल पे लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। एंड इट सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्लाइमेट पॉलिसी गैप के अंदर भी एक एड्रेस गैप को फिल कर रहा है, कि जो हम नेसेसरी रिडक्शन की बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, ताकि हमारे कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्ट ना हो, अवर्ट हो जाएं, उसके अंदर उसको ये एड्रेस कर रहा है। बट अगेन एज आई सेड कि यूनेस्को ने अगर इसके एथिक्स पे एक रिपोर्ट निकाली है देन यू मस्ट सी, क्योंकि हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते थे तो मैं एथिक्स की रिपोर्ट की मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी है। आई वॉज मोस्टली इन टू टीच यू दी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग होता क्या है। अब अगर आपको ज्योग्राफी के थोड़े से छोटे से कॉन्सेप्ट भी पता है देन यू कैन लिंक इट कि इसका क्या एथिकल इम्पैक्ट होने वाला है, इसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होने वाला है। So this is it, and I'll see you guys on the 3rd of February at 5 o'clock in our geography optional workshop. If you have any questions, any doubt regarding in general UPSC preparation, geography optional, if you have doubt whether I should take geography optional or not, कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, और जो भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं, स्पेशल फोकस उनके करंट अफेयर को कैसे लिंक करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, कमेंट्स, you can write it into the comment section. I will see you guys in the next video, and don't forget to register for our workshop. Bye. Jai Hind.